इसके पहले वीडियो में हमने स्वतुल्य सममित संक्रामक और तुल्यता संबंध के बारे में बात करा था और साथ ही में हमने देखा था 1.1 के सॉल्यूशन को। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एकेकी आच्छादक बहुएक और एकेकी रथ आच्छादक फलन के बारे में। इसको हम लोग एकदम बेसिक समझेंगे। मान लीजिए ए बराबर हमारे पास है 1 2 3 और बी बराबर हमारे पास है 4 5 6। मान लीजिए हम लोग इसमें एक संबंध लेते हैं आर, जो किस प्रकार है कि वहाँ पे जो दूसरा अवयव है पहले अवयव से 3 ज़्यादा है। यहाँ पे 1 4 है, 2 5 है और 3 6 है। यहाँ पे जो संबंध के प्रत्येक युग्म के जो प्रथम अवयव है उसके समुच्चय को हम लोग बोलते हैं प्रांत, और जो वहाँ पे दूसरा अवयव है यहाँ पे जो 4 5 और 6 है इसके समुच्चय को हम लोग बोलते हैं परिसर। हमारे पास जो परिसर हो सकता है वो सप्रांत का एक उपसमुच्चय हो सकता है जो कि उसके बराबर भी हो सकता है। यहाँ पे जो बी है उसको हम लोग सप्रांत बोलते हैं। इस संबंध में हमारे पास जो परिसर है वो सप्रांत के बराबर है। यहाँ पे भी 4 5 6 है और यहाँ पे भी 4 5 6 है। युग्म का जो दूसरा अवयव है पहले अवयव का प्रतिबिंब कहलाता है। यहाँ पे जो 1 का प्रतिबिंब हमारे पास 4 है, 2 का प्रतिबिंब हमारे पास 5 है, 3 का प्रतिबिंब हमारे पास 6 है। वैसे हमारे पास जो प्रथम अवयव है द्वितीय अवयव का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। यहाँ पे जो 2 है वो 5 का पूर्व प्रतिबिंब है। वैसे हमारे पास जो 3 है वो 6 का पूर्व प्रतिबिंब है। आपको मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था संबंध को ही हम लोग बोलते हैं फलन, पर संबंध को फलन होने के लिए एक विशेष कंडीशन का पालन करना पड़ता है। यहाँ पे जो प्रत्येक अवयव है हमारे पास, प्रत्येक अवयव है हमारे पास समुच्चय में, उसका प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो 1 का प्रतिबिंब हमारे पास 4 है, वैसे हमारे पास 2 का प्रतिबिंब हमारे पास 5 है, वैसे हमारे पास 3 का प्रतिबिंब 6 है। यानी कि जो प्रत्येक अवयव होंगे यहाँ पे कहाँ पे समुच्चय में, उसका प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए हमारे समुच्चय बी में। उस कंडीशन में हम लोग इस संबंध को फलन बोल सकते हैं। यानी कि हम लोग इस संबंध आर को यहाँ पर एक फलन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो समुच्चय में प्रत्येक अवयव है उसका समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब है और प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है। यानी हम इस संबंध को एक फलन बोल सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं एकेकी फलन क्या होता है। एकेकी फलन, हम किसी फलन को एकेकी फलन तब बोलेंगे जब किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक प्रतिबिंब हो। यानी हमारे पास प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए परिसर में एक प्रतिबिंब होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास जो प्रांत के प्रत्येक अवयव का सिंगल ही प्रतिबिंब यहाँ पर होना चाहिए। यदि मान लीजिए यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब यहाँ पे 4 है, 2 का प्रतिबिंब भी 4 हो जाता, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो अवयव के हमारे पास एक ही प्रतिबिंब आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो फलन है वो हमारे पास एक ही फलन नहीं कहलाएगा। इस समय यहाँ पे जो हमारा फलन है हम उसको बोलते हैं बहुएक फलन, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा अवयव के एक ही प्रतिबिंब है हमारे पास, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बहुएक फलन। या फिर हम बोल सकते हैं जो परिसर का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। अब हम देखते हैं आच्छादक फलन या आच्छादी फलन क्या होता है। कोई फलन आच्छादक फलन तब कहलाता है यदि हमारे पास परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं परिसर का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। उस कंडीशन में हम लोग किसी फलन को आच्छादक फलन बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, 5 का 2 है, 6 का 3 है। यानी कि मैं इस फलन को एक आच्छादक फलन भी बोल सकता हूँ। हमारे पास ये भी एक आच्छादक फलन है क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक परिसर का अवयव का हमारे पास प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई अवयव के 2 पूर्व प्रतिबिंब है या उससे ज्यादा पूर्व प्रतिबिंब है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 के 2 पूर्व प्रतिबिंब है, फिर भी हम लोग इस फलन को आच्छादी फलन बोलेंगे। इस फलन में हमारे पास प्रत्येक अवयव का सिर्फ एक ही पूर्व प्रतिबिंब थे, तब भी हमने इस फलन को आच्छादी फलन बोले थे। पर ये जो केस है ये हमारे पास एकेकी में लागू नहीं होता। हमारे पास एकेकी के लिए प्रत्येक अवयव का सिंगल प्रतिबिंब होना चाहिए और प्रत्येक अवयव का यहाँ पे प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी हम उसको एकेकी फलन बोल सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो ये फलन हमारे पास दिया हुआ ये एकेकी फलन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 के प्रतिबिंब हमारे पास 4 ही है। किसी फलन को एकेकी होने के लिए 2 कंडीशन का फॉलो करना पड़ता है। पहली कंडीशन कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में प्रतिबिंब होना चाहिए, और दूसरा ये कि हमारे पास प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। पर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 का भी प्रतिबिंब 4 ही है और 2 का प्रतिबिंब भी 4 ही है, यानी कि 2 अवयव का सेम प्रतिबिंब आ रहे हैं। इसलिए हम लोग इस फलन को एक एकेकी फलन नहीं बोल सकते, पर जो फलन है वो आच्छादी फलन हो जाएगा। और यदि कोई फलन हमारे पास यदि एकेकी हो जाए और आच्छादक हो जाए तो हम उस फलन को बोलते हैं एकेकी तथा आच्छादक फलन बोलते हैं। यानी हमारे पास जो फलन दिया हुआ था वो एकेकी भी है,
आच्छादक भी है और एकाकी तथा आच्छादक फलन भी है। यानी हमारे पास जो फलन था यहाँ पर वो बस बहुएक फलन की कंडीशन फॉलो नहीं करता, बाकी हमारे पास जो तीनों फलन थे उसी कंडीशन को फॉलो करता है। यहाँ पे जब हमने फलन परिभाषित करे थे, हमने एफ जो फलन था हमने ए से बी में परिभाषित करे थे। तो हमने यहाँ पर एक ही फलन भी समझ लिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं 1-1, या इसको एक फलन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं। हमने यहाँ पर आच्छादक फलन को भी समझ लिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन टू, या इसको आच्छादी भी बोला जाता है, सर्जेक्टिव। थर्ड फलन हमने बात करी बहुएक फलन की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनी वन। फोर्थ फलन हमारे पास था एकाकी तथा आच्छादक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 1-1 एंड ऑन टू, या फिर हम बोलते हैं इसको एकाकी आच्छादी या बाइजेक्टिव। आपको यहाँ पर बताना जो हमारे पास फलन दिए हुए हैं वो एकाकी और आच्छादक है या नहीं है। तो हमारे पास देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। हमारे पास यहाँ पर जो फलन है वो एकाकी तो है, क्योंकि हमारे पास प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में प्रतिबिंब है। यहाँ पर जो 1 का प्रतिबिंब हमारे पास ए है, 2 का बी है, 3 का डी है और 4 का सी है। अब हम देखते हैं हमारे पास जो फलन है वो आच्छादी है या नहीं। यहाँ पर जो फलन है वो आच्छादी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। पर हमारे पास जो 2 अवयव है यहाँ पर परिसर में ई और एफ, ये तो छूट गए ना, इसके हमारे पास प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए हम लोग इस फलन को आच्छादी नहीं बोल सकते। यहाँ पे जो फलन हो जाएगा वो एकाकी तो हो जाएगा, पर यहाँ पर आच्छादी नहीं होगा। और जो फलन है हमारे पास बहुएक भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रत्येक अवयव की सिर्फ सिंगल इमेज है, यहाँ पर सिंगल प्रतिबिंब हमारे पास, इसलिए हम इसको बहुएक भी नहीं बोल सकते। अब हम एग्जांपल सेकंड देखते हैं। यहाँ पर जो F2 है हमारे पास जो फलन दिया हुआ है x1 से x2 में परिभाषित है। यहाँ पर जो 1 का प्रतिबिंब यहाँ पर b है, 2 का प्रतिबिंब भी हमारे पास b है, वैसे 3 का प्रतिबिंब हमारे पास c है और 4 का d है। यहाँ पे जो प्रत्येक अवयव उसका प्रतिबिंब यहाँ पे तो है, पर यहाँ पर जो 1 और 2 का प्रतिबिंब हमारे पास एक ही आ गया, हमारे पास b आ गया, तो हमारे पास एकाकी नहीं हो सकता, क्योंकि एकाकी होने के लिए प्रत्येक अवयव को यहाँ पर सिंगल प्रतिबिंब होना चाहिए था और अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए था। पर यहाँ पर जो 1 और 2 का प्रतिबिंब हमारे पास b आ गया, यानी कि सेम प्रतिबिंब आ गया, इसलिए हम लोग इस फलन को एकाकी नहीं बोल सकते, पर इस फलन को हम लोग बहुएक फलन बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 1 और 2 का प्रतिबिंब हमारे पास b है। हम इसको आच्छादी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास जो अवयव a है, e है और f है उसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास इस प्रांत में नहीं है, यानी हम इसको आच्छादी नहीं बोल सकते। वैसे हमारे पास जो फलन F3 है जो कि x1 से x2 में परिभाषित है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 और 2 का प्रतिबिंब हमारे पास एक ही है, हमारे पास a ही है, इसलिए हम इसको एकाकी फलन नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रांत के 2 अवयव की हमारे पास परिसर में एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए हम इसको एकाकी नहीं बोल सकते। हम इसको बहुएक फलन बोल सकते हैं, पर हम लोग इसको आच्छादी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रत्येक अवयव है, किसके परिसर के प्रत्येक अवयव की प्रांत में हमारे पास क्या है, पूर्व प्रतिबिंब है, इसलिए हम इसको आच्छादी भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास जो फलन है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एकाकी नहीं होगा, बहुएक होगा और आच्छादी हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास जो फलन F4 है ये हमारे पास आच्छादी भी हो जाएगा और हमारे पास एकाकी भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्येक अवयव है, प्रांत के प्रत्येक अवयव की परिसर में हमारे पास प्रतिबिंब है और प्रत्येक अवयव की अलग अलग यहाँ पे प्रतिबिंब है, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं ये जो फलन है वो एकाकी तो है। अब वैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो परिसर के प्रत्येक अवयव की कि हमारे पास जो प्रांत में है पूर्व प्रतिबिंब इसका प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको आच्छादी भी बोल सकते हैं, पर जो फलन है वो बहुएक फलन नहीं होगा। क्वेश्चन 5 तो यहाँ पर फलन ही नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5 तो हमारे पास फलन ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो 4 का प्रतिबिंब ही नहीं है। हमने फलन की परिभाषा पढ़ी थी, हमारे पास प्रांत के प्रत्येक अवयव की परिसर में क्या होना चाहिए, एक प्रतिबिंब होना चाहिए, इसलिए हमारे पास जो F5 है ये फलन ही नहीं है। यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि हमारे पास कोई जो फलन है जो कि x1 से x2 में परिभाषित है, एक आच्छादक फलन कहलाता है यदि और केवल यदि हमारे पास जो परिसर का मान है वो x2 के बराबर हो जाए, मतलब हमारे पास जो दूसरा समुच्चय है ना उसके बराबर हो जाए। हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट में हम इस फलन को आच्छादी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि हमारे पास जो e और f है उसका पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास इस प्रांत में नहीं था, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो परिसर है, परिसर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ A, B, C और D आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास जो परिसर थे, हमारे पास जो A, B, C और जो D थे वो हमारे पास क्या थे, अवयव थे किसके, परिसर के, और जो कि हमारे पास x2 के अवयव से कम है, क्योंकि हमारे पास x2 में पूरे E और F तक के अवयव हो जाते हैं ना, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो E और F का यहाँ पे पूर्व प्रतिबिंब होता तो हम इसको एक आच्छादी फलन बोल सकते थे। यदि परिसर का मान x2 के बराबर हो जाता वहाँ पर तो हम लोग उस फलन को एक आच्छादी फलन बोल सकते थे। वैसे हम लोग एग्जाम्पल में 2 में देखते हैं, यहाँ पर जो E और F अवयव छूट गए, यानी कि हमारे पास यहाँ पर भी
जो परिसर का जो मान था वो हमारे पास x2 के मान से छोटा था, इसलिए हमने इसको आच्छादी फलन नहीं बोले। वैसे हमारे पास जो फलन f3 है उसका परिसर क्या हो जाएगा, उसका परिसर में आ जाएंगे हमारे पास a, b और c, और हमारे पास x2 में भी a, b, c अवयव है, यानी कि हमारे पास जो प्रत्येक अवयव का हमारे पास प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब है, इसलिए हम इसको आच्छादी बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो x2 का मान है वो किसके बराबर है, हमारे पास परिसर के बराबर है, ABC के बराबर है। अब यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे जो 4 है, 4 में भी हमारे पास जो परिसर का जो मान है वो हमारे पास x2 के बराबर है, यानी कि हमारा जो प्रत्येक अवयव है उसका हमारे पास x1 में पूर्व प्रतिबिंब है, इसलिए हम इस फलन को एक आच्छादी फलन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप और एक बात नोट कर सकते हैं, हमारे पास जो परिसर का जो प्रत्येक अवयव है उसको हम लोग f1 लिख सकते हैं, इसको हम लोग f2 लिख सकते हैं, इसको हम लोग f3 लिख सकते हैं, इसको हम लोग f4 लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो 1 का प्रतिबिंब हमारे पास a है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे f1 बराबर a। वैसे हमारे पास f2 बराबर b हो जाएगा, f3 बराबर c, यानी कि हम परिसर के प्रत्येक अवयव को इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि हमारे पास यहाँ पर अवयव x1 और x2 होते तो हमारे पास इस परिसर में इसका जो प्रतिबिंब हमारे पास आ जाता fx1 और हमारे पास fx2 आ जाता। अब हम देखेंगे कि हम लोग किसी फलन को गणितीय रूप से एक ही फलन कैसे सिद्ध कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई फलन f x से y में परिभाषित है, वहाँ पे जो x में x1 और x2 अवयव है, हम लोग यहाँ पर और भी अवयव ले सकते थे। और हमारे पास यदि इस फलन को एक ही सिद्ध करना है तो हमारे पास प्रत्येक अवयव की हमारे पास इस परिसर में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए और सब अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर इसका उल्टा मान लेते हैं, हम मान सकते हैं यहाँ पर जो x1 का भी मान लीजिए हम लोग प्रतिबिंब a ले रहे हैं, और मान लीजिए यहाँ पर जो x2 है उसका भी प्रतिबिंब a ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग a को लिख सकते हैं fx1 बराबर fx2, क्योंकि यहाँ पर जो x1 का भी प्रतिबिंब हमारे पास a है और x2 का भी प्रतिबिंब हमारे पास a ही है। यदि हम लोग यहाँ पर fx1 बराबर fx2 लेकर चलते हैं और लास्ट में हमारे पास x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम लोग इस फलन को बोलेंगे एक ही फलन होगा। इसका मतलब क्या तो जानते हैं हम लोग, हमने यहाँ पे जो अवयव लिए थे x1 और x2 हमने माने थे दोनों अलग अलग अवयव है, अलग अलग अवयव के हम पर सेम प्रतिबिंब आ रहा था, यानी कि हमने प्रतिबिंब हमने सेम लिए तो हमारे पास वो अवयव भी सेम आ गए। मतलब हमने जो अवयव यहाँ पर लिया था वो अलग अलग अवयव नहीं थे, वो सेम अवयव था, यानी कि हमारे पास ये 3 था तो हमारे पास ये भी 3 था, मतलब सेम अवयव की एक ही इमेज आ रही है, यानी कि इसलिए हम फलन को एक ही फलन बोल सकते थे। और यदि मान लो हमारे पास यहाँ पर x1 बराबर x2 नहीं आता तब क्या हो जाता, तब हो जाता हमने यहाँ पर जो अलग अलग अवयव थे हम पे अलग अलग अवयव के हम पे सेम प्रतिबिंब आ गया, यानी कि हमारे पास fx1 का मान fx2 के बराबर हो जाएगा। और यदि हमारे पास यहाँ पर x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 आ गया, मतलब इसका होगा कि यहाँ पे जो x1 और जो x2 था वो हमारे पास सेम नहीं थे, यानी कि सेम अवयव नहीं थे, और हमारे पास सेम अवयव नहीं थे पर उनके जो प्रतिबिंब थे वो हमारे पास एक ही आ गए। मतलब हमारे पास दो अवयव के हमारे पास एक ही प्रतिबिंब आ गया, यानी कि जो फलन होगा उस समय एक ही नहीं होगा, हमारे पास उस समय हो जाएगा एक बहुएक फलन हो जाएगा। तो यदि हम लोग यहाँ पर fx1 बराबर fx2 लेकर चलते हैं और लास्ट में हमारे पास x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 आता है तो हम लोग इस फलन को एक बहुएक फलन बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो दो अलग अलग अवयव की सेम प्रतिबिंब आ रहा था। और यदि हम लोग यहाँ पर fx1 बराबर fx2 लेकर चलेंगे और लास्ट में हमारे पास x1 x2 आ गया, इक्वल आ गया हमारे पास, तो हम लोग इस फलन को बोलेंगे एक ही फलन बोलेंगे, क्योंकि हमने प्रतिबिंब सेम लिए थे, हमारे पास जो अवयव थे वो भी हमारे पास सेम आ गए, यानी कि जो प्रतिबिंब था वो अलग अलग अवयव के प्रतिबिंब नहीं थे, वो हमारे पास सेम ही अवयव के प्रतिबिंब थे, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 3 के या 4 के अवयव के प्रतिबिंब थे, इसलिए हम लोग इस फलन को एक ही फलन बोलेंगे। अब आइए हम लोग उदाहरण नंबर 7 करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है, मान लीजिए कि कक्षा 10वीं के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। मान लीजिए जो हमारे पास जो फलन है वो a से n में परिभाषित है, वहाँ पे जो n है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, और वहाँ पे जो fx है मतलब हमारे पास जो x का प्रतिबिंब है विद्यार्थी x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। तो हमको सिद्ध करना है कि वहाँ पे जो f है वो एक ही है किंतु अच्छादक नहीं है। यहाँ पर जो फलन f है वो a से n में परिभाषित है, वहाँ पे जो a है वो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का समुच्चय है हमारे पास, और जो हमारे पास टोटल विद्यार्थी हमारे पास 50 है, तो यहाँ पे हमारे पास 50 विद्यार्थी मान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अमित, मुकेश ऐसे नाम लेकर लास्ट में मान लीजिए हमारे पास दिनेश है, और हम लोग यहाँ पर इनके रोल नंबर मान लेते हैं। यहाँ पर अमित का रोल नंबर यहाँ पर 1 है, वैसे हमारे पास मुकेश का रोल नंबर हमारे पास 2 है, वैसे हमारे पास दिनेश का रोल नंबर हमारे पास 50 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो समुच्चय ए में जो हमारे पास प्रत्येक विद्यार्थी का है, सबका यहाँ पर समुच्चय जो n है
वहाँ पे सबका अलग अलग क्या होगा, हमारे पास रोल नंबर होगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में एक प्रतिबिंब है, और यहाँ पे जो प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब है, यानी कि सबका यहाँ पर अलग अलग रोल नंबर होगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो फलन है वो एक ही फलन है, पर हमारे पास इस समुच्चय में जो कि क्या है, हमारे पास एक प्राकृत संख्या का समुच्चय है, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 हमारे 50 नंबर तो आएंगे हमारे पास, पर हमारे पास 51 52 ऐसे लेकर हमारे पास इन्फिनिटी नंबर हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 1 से लेकर 50 अवयव होता है यहाँ पर इस प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब है, पर हमारे पास जो अवयव 15 से लेकर जो इन्फिनिटी तक अवयव होंगे उसका हमारे पास इस प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए हम लोग इसको आच्छादी नहीं बोल सकते। अब भाई एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर हमको सिद्ध करना है यदि हमारे पास f(x) बराबर 2x है और हमारे पास जो फलन है वो n से n में परिभाषित है, हमको इसको सिद्ध करना है फलन एक ही तो है पर हमारे पास आच्छादक नहीं है। हमारे पास दिया हुआ है फलन f(x) बराबर 2x और हमारे पास जो फलन है वो n से n में परिभाषित है। यहाँ पे जो n है वो प्राकृत संख्या को समुच्चय है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 से लेकर हमारे पास यहाँ पर इन्फिनिटी नंबर आ जाएंगे। वैसे हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी नंबर आ जाएंगे। अब यदि हमको इस फलन को एक ही दर्शाना है तो हमको इस समुच्चय के कोई भी दो अवयव को मान लेना है। मान लीजिए हमारे पास जो x1 और x2 हमारे पास क्या है, दो अवयव है, किसके, इस प्राकृत संख्या के समुच्चय के। यहाँ पर जो x1 x2 की जगह हम लोग यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हमको लेकर चलना है fx1 बराबर fx2 लेकर चलना है, और लास्ट में हमको क्या दर्शाना है, x1 बराबर x2 दर्शा देंगे तो हमारे पास जो फलन हो जाएगा वो एक ही सिद्ध हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर वो fx1 बराबर fx2 लेकर चलेंगे तो हमारे पास इसके अनुसार क्या आ जाएगा, फलन की परिभाषा के अनुसार यहाँ पर यदि x था तो हमारे पास यहाँ पर x था। अब यहाँ पर x1 आ गया, यहाँ पर हमारे पास x1 आ गया ना, तो हमारे पास यहाँ पर 2x1 हो जाएगा। वैसे हमारे पास यहाँ पर x2 है तो यहाँ पर भी 2x2 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो फलन था वो एक ही सिद्ध हो गया, क्योंकि हमने यदि दो अवयव के प्रतिबिंब सेम लिए तो हमारे पास जो अवयव है वो भी सेम आ गए, इसलिए हम लोग इस फलन को एक ही फलन बोलेंगे। अब हम चेक करते हैं जो फलन है वो आच्छादी है कि नहीं। आच्छादी होने के लिए हमारे पास जो n है, यहाँ के जो n है उसके प्रत्येक अवयव का इस n में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यदि हम लोग x की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास यदि हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू लिखते हैं 1 तो हमारे पास आ जाएगा f1 बराबर, यहाँ पे यदि 1 लिए तो हमने यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 1 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 2 आ जाएगा। वैसे ही हम लोग यहाँ पर 2 रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा 2 × 2 बराबर 4 आ जाएगा। यानी कि हमारे इस समुच्चय में यदि हम लोग यहाँ पर 1 2 3 ऐसी वैल्यू रखते जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब हमारे पास आ जाएगा 2, 1 का प्रतिबिंब हमारे पास 2 है। वैसे हमारे पास 2 का प्रतिबिंब है 4। तो हम देख सकते हैं कि हमें जो 1 अवयव है, 3 अवयव है, ऐसे अवयव छूटते जा रहे हैं। पर यहाँ पे हम लोग ऐसा कोई भी एक नंबर नहीं ले सकते जिसको यहाँ पर इस फलन में रखने पर हमारे पास 1 आ जाए। आप ऐसा कोई सोच सकते हैं, आप ऐसा कोई नंबर इस समुच्चय में सोच सकते हैं जिसको रखने पर हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाए? बिल्कुल नहीं। यानी हम इस फलन को आच्छादी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास 1 3 ऐसे अवयव छूट जाएंगे जिनका पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास इस प्रांत में नहीं होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। यहाँ पे हमको सिद्ध करना है कि यहाँ पे जो फलन दिया हुआ है f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f जो कि R से R में परिभाषित है, एक ही तथा आच्छादक है। इसके पहले भी हमको सेम फलन दिया हुआ था, पर हमारे पास जो फलन था वो n से n में परिभाषित था। इसके पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो फलन था वो n से n में परिभाषित था, पर हमारे पास जो फलन अभी दिया हुआ है वो R से R में परिभाषित है। वहाँ पे जो R है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और हमको पता है वास्तविक संख्या के समुच्चय में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स, हमारे पास 0 भी आ जाता है, हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, और हमारे पास अपॉन वाले नंबर्स यानी कि जो पॉइंट वाले नंबर्स भी आ जाते हैं। पर हमारे पास जो ये नंबर्स थे, ये नंबर्स हमारे पास n में नहीं आते, यानी कि हमारे पास प्राकृत संख्या के समुच्चय में हमारे पास ऐसे नंबर नहीं आते। अब हम चेक करते हैं फलन हमारे पास एक ही है या नहीं। हमारे पास हम लेंगे fx1 बराबर fx2 लेकर चलेंगे। यहाँ पे जो x1 और x2 अवयव है वो हमारे पास r के अवयव है। अब हमारे पास आ जाएगा फलन के अनुसार, यहाँ पर fx का मान क्या था, हमारे पास 2x था, यहाँ पे x था तो हमारे पास यहाँ पे भी x था। अब यदि हमारे पास यहाँ पर x1 है तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2x1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2x2, तो हमारे पास x1 की वैल्यू x2 के बराबर हो गई। यानी कि हमारे पास जो फलन है वो एक ही फलन है। अब हम चेक करते हैं हमारे पास जो फलन है वो आच्छादी है या नहीं। आच्छादी होने के लिए हमारे पास इस समुच्चय में
प्रत्येक अवयव का यहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसके जो पहले समुच्चय में हमारे पास जो 1 था, हमारे पास जो 3 था, वो छूट गए थे। अब हम चेक करते हैं हमारे पास इस समुच्चय में, यानी कि इस फलन के लिए हमारे पास ऐसे अवयव छूट रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में ऐसा अवयव नहीं था जिसको लेने पर हमारे पास यहाँ पर 1 आए, पर हमारे पास यहाँ पर यानी कि R में ऐसा अवयव है जिसको लेने पर हमारे पास इस समुच्चय का 1 आएगा। जैसे कि हमारे पास लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2 भी है, यानी कि पॉइंट वाली संख्या भी है। तो यदि हम लोग यहाँ पर fx की जगह लिखते हैं यहाँ पे f 1/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 × 1/2 आ जाएगा, तो उसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास 1/2 का जो प्रतिबिंब है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे जो प्रत्येक अवयव है सबका पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर हमारे पास प्रांत में उपस्थित होगा, इसलिए हम लोग इस फलन को एक आच्छादी फलन बोलेंगे। यहाँ पे एक बात नोट करने की, हम जो प्रांत है उसके प्रत्येक अवयव को हम लोग यहाँ पर x से प्रदर्शित कर सकते हैं, और जो वहाँ पे परिसर है, परिसर के प्रत्येक अवयव को हम लोग यहाँ पर y से प्रदर्शित कर सकते हैं। पर यदि हम लोग यहाँ पर x लेते हैं, यदि हम लोग प्रांत में x लेते हैं तो हम परिसर में y लेंगे। हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो fx के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जो x का प्रतिबिंब हमारे पास y आता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो fx से बराबर y है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर fx की जगह हम लोग y लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं बुक में उसने किस प्रकार से फलन को आच्छादी प्रूफ करा है। उसने यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास फलन क्या दिया हुआ है, fx बराबर 2x। हम लोग यहाँ पर fx की जगह लिख सकते हैं y, तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर 2x। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी y/2 आ जाएगी। हमारे पास यहाँ से यदि हम लोग 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू y/2 आ जाएगी। आप देख सकते हैं वहाँ पे जो x है ना वो इस प्रांत के प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित करता है, और वहाँ पे जो y है वो इस परिसर के प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित करता है। अब हमारे पास जो x है, हमारे पास प्रत्येक x उपस्थित रहना चाहिए प्रत्येक y के लिए, और यदि हम लोग यहाँ पर y की प्रत्येक वैल्यू कर यहाँ पर डालें, हम लोग यहाँ पर 1 रखें, 2 रखें, कोई भी वैल्यू रखें हम लोग, तो हमको यहाँ पर इसके प्रांत में कुछ ना कुछ हमको इसका पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो प्रत्येक अवयव है वो किसी न किसी यहाँ के अवयव का प्रतिबिंब है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास जो फलन है वो क्या है, एक आच्छादी फलन है। हमारे पास क्वेश्चन 10th में फलन n से n में परिभाषित है। हमारे पास यहाँ पर जो 1 और जो 2 है उसका प्रतिबिंब हमारे पास एक ही है, यानी हमारे पास 1 का भी प्रतिबिंब एक ही है और हमारे पास 2 का भी प्रतिबिंब एक ही है। अब हम निकालते हैं 3 का प्रतिबिंब। हम लोग 3 का प्रतिबिंब निकालने के लिए इस फलन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस फलन का यूज़ तभी करेंगे जब हमारे पास x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, क्योंकि हमारे पास 1 और 2 का प्रतिबिंब तो पहले से दिया हुआ है, हमको 3 का निकालना है जो कि 2 से बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे f3 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। हम लोग यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 - 1, जो कि आ जाएगा हमारे पास 2, यानी कि हमारे पास 3 का प्रतिबिंब क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गया। वैसे हम लोग यहाँ पर 4 का प्रतिबिंब निकाल सकते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग 4 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 - 1, यानी कि 3 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 4 का प्रतिबिंब हमारे पास आ जाएगा 3। वैसे यदि हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं हम लोग 5 यहाँ से, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास 4 आ जाती है। अब हम चेक करते हैं हमारे पास जो फलन दिया हुआ है वो एक ही है या नहीं। हमारे पास फलन एक ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास 1 का प्रतिबिंब 1 है और 2 का प्रतिबिंब हमारे पास 1 ही है, इसलिए हम लोग इसको एक ही फलन नहीं बोल सकते, ये एक बहुएक फलन है। हम चेक करते हैं फलन आच्छादी है या नहीं। फलन आच्छादी है क्योंकि हमारे पास प्रत्येक अवयव जो कि कहाँ पे है, हमारे परिसर में है, उसके लिए हमारे पास प्रांत में एक पूर्व प्रतिबिंब होगा। क्योंकि हमारे पास fx बराबर दिया हुआ है x - 1, हमने अभी पढ़ा था हम fx को लिख सकते हैं y, तो हमारे पास y बराबर कितना आ जाएगा x - 1। यहाँ पे जो y अवयव है हमारे पास इस परिसर का अवयव है, तो हमारे पास y बराबर x - 1 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y + 1 बराबर x आ जाएगी। अब हम देख सकते हैं कि यदि हम लोग यहाँ पर y मतलब हमारे पास 1 2 3 नंबर यहाँ के जितने भी नंबर्स है वो हम y से निरूपित कर रहे हैं उसको, यदि हम लोग यहाँ पर इस कंडीशन में रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू निकलते जाएगी। यानी कि हमारे पास इस प्रत्येक y जो कि बिलोंग करता है किससे, इस परिसर से, उसके लिए हमारे पास x में वैल्यू होगी, यानी कि प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होगा, इसलिए हम लोग इस फलन को एक आच्छादी फलन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में हमको सिद्ध करना है कि जो फलन fx बराबर x² है, जहाँ वो जो फलन f है R से R में परिभाषित है, न तो एक ही है और न ही आच्छादक है।
क्योंकि फलन एक वास्तविक संख्या के समुच्चय में परिभाषित है और वास्तविक संख्या के समुच्चय में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स, जीरो, नेगेटिव नंबर्स और पॉइंट वाले नंबर्स भी आ जाते हैं। अब हम देखते हैं ये फलन एकाकी है या नहीं। एकाकी होने के लिए हमारे पास प्रत्येक अवयव का यहाँ पर हमारे पास परिसर में एक प्रतिबिंब होना चाहिए था और सबका अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो 1 का प्रतिबिंब क्या है। हम लोग यहाँ पे 1 का प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग x की जगह 1 लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा f1 बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखें तो हमारे पास यहाँ भी 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि 1 आ जाएगा। 1 का प्रतिबिंब हमारे पास आ गया, 1 आ गया। अब हम चेक करते हैं -1 का प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे x की जगह -1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f-1 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे -1 रखेंगे हम लोग तो यहाँ पे x की जगह -1 का स्क्वायर आ जाएगा और -1 का स्क्वायर मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हम देख सकते हैं कि दो अलग अलग नंबर्स का जो प्रतिबिंब है वो सेम आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास 1 का प्रतिबिंब भी 1 आ रहा है और -1 का प्रतिबिंब हमारे पास 1 आ रहा है, यानी कि दो अलग अलग अवयव का जो प्रतिबिंब है वो सेम आ रहा है। इसलिए हम लोग इस फलन को एकाकी फलन नहीं बोल सकते। हमारे पास जो फलन है वो इस प्रकार से परिभाषित है कि हम लोग यदि यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास यहाँ की कोई भी y की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू हमारे पास यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कोई भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है, यदि हम लोग यहाँ पर नेगेटिव नंबर रख सकते हैं, यहाँ पे -1 रखे कोई भी नंबर रखे तो हमारे पास यहाँ की जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू जैसे कि -1, -2 ऐसी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर छूट जाएगी, यानी कि ऐसे हमारे पास यहाँ पर छूट गए तो हम लोग इस फलन को आच्छादी नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमको सिद्ध करना है कि नीचे परिभाषित फलन जो कि f(n) से n में परिभाषित है एकाकी तथा आच्छादक दोनों ही है और हमारे पास जो फलन है उसकी दो वैल्यूज़ है। यदि हमारे पास x हमारे पास एक विषम नंबर है, यदि हम लोग यहाँ पर x एक विषम संख्या लेते हैं तो हमको फलन की a वाली वैल्यू लेना पड़ेगा और यदि हम लोग यहाँ पर x एक सम संख्या लेते हैं तो हमको फलन की a वाली वैल्यू लेना पड़ेगा। हमारे पास जो फलन है वो n से n में परिभाषित है और जो हमारे पास f(x) की वैल्यू दी हुई है वो x+1 है यदि x की विषम है और x-1 यदि x सम है। सबसे पहले हम लोग एकाकी चेक करने के लिए हम लोग f(x1) बराबर f(x2) मानेंगे, पर यहाँ पे जो x1 और x2 है वो तो हमारे पास सम और विषम हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3 कंडीशन हमारे पास बन सकती है। हमारे पास पहली कंडीशन में हमारे पास बनेगी यदि यहाँ पर x1 क्या है, एक विषम संख्या है और जो यहाँ पे x2 है हमारे पास एक सम संख्या है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन में हम ले लेते हैं x1 बराबर विषम और x2 बराबर सम। क्योंकि यहाँ पर जो x1 एक विषम संख्या है इसलिए हम लोग यहाँ पर फलन की ये वाली वैल्यू का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग यदि यहाँ पे x की वैल्यू जब विषम होती है तो हमने वाला फलन का यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x1 + 1 आ जाएगा। इसकी जगह हम लोग ये लिखेंगे ना वैसे, क्योंकि यहाँ पे x था तो हमारे पास यहाँ पे भी x था, अब यहाँ पे x यहाँ पर x1 आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 + 1 आ जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे x2 को सम संख्या माने इसलिए हम लोग यहाँ पे फलन की a वाली वैल्यू का यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x2 - 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम यहाँ पर जो 1 है -1 है उसको हम लोग इधर ला लेते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा और जो यहाँ पे x1 है उसको हम लोग इधर ले जा लेते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 - x1, या हम इसको लिख सकते हैं x2 - x1 बराबर 2। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो x2 क्या था हमारे पास एक सम संख्या थी और वैसे हमारे पास x1 क्या थी, एक विषम संख्या थी। हम यहाँ पर एक सम संख्या को एक विषम संख्या से घटा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि क्या हमारे पास एक सम संख्या है। ऐसा हो ही नहीं सकता, यदि हम लोग यहाँ पर एक विषम संख्या और एक सम संख्या को घटाते हैं तो हमारे पास हमेशा एक विषम संख्या आती है। तो ये संभव नहीं है कि हमारे पास एक सम संख्या है, यहाँ पर ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग तो हमारे पास जो हमने पहली कंडीशन लिए थे यहाँ पे जो x1 एक विषम लिए थे, x2 एक सम लिए थे, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अब हम चेक करते हैं हमारे पास यदि x2 क्या हमारे पास एक सम संख्या है, वैसे ही यहाँ पे जो x1 क्या है हमारे पास एक विषम संख्या है। हम लोग इसका अपोजिट लेट करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको कंडीशन सेकंड नाम दे देते हैं। क्योंकि हमारे पास x2 एक सम संख्या है इसलिए हम लोग यहाँ पे फलन की ये वाली वैल्यू का यूज़ करेंगे, ये वाली वैल्यू का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x2 - 1 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर एक x1 एक विषम संख्या है इसलिए हम लोग फलन की ये वाली वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x1 + 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x2 - x1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे जो x2 क्या लिए थे, एक सम संख्या लिए थे और यहाँ पे x1 को एक विषम संख्या लिए थे। तो यदि हम लोग यहाँ पे भी एक सम संख्या को विषम संख्या से माइनस करें तो हमारे पास 2 आ रहा है जो कि एक सम संख्या है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि हमने जो कंडीशन लिए थे सम और विषम वाली, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकती। अब हम लोग तीसरी कंडीशन लेते हैं। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दोनों नंबर विषम हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर x1 भी क्या है, एक विषम संख्या है
विषम संख्या है, और वहाँ पे जो x2 है वो भी हमारे पास क्या है, एक विषम संख्या है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग ले रहे हैं fx1 बराबर fx2 ले रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे fx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों जो मान है वो विषम है तो हम लोग फलन की कौन सी वैल्यू को यूज़ करेंगे, हम लोग फलन की ये वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो x है एक विषम संख्या है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x1 + 1 बराबर हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x2 भी क्या एक विषम संख्या है, इसलिए हम लोग ये वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x2 + 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x1, और यहाँ पे जो +1 -1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2। तो हमने यहाँ पे लिए थे fx1 बराबर fx2 लिए थे, हमारे पास लास्ट में क्या आ गया, x1 बराबर x2 आ गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारे पास जो फलन है वो एक ही हो जाएगा यदि हम लोग दोनों नंबर्स को विषम संख्या लेते हैं। अब हमारे पास फोर्थ कंडीशन बनेगी यदि दोनों संख्या सम होगी, यानी हमारे पास x2 का मान भी क्या आ रहा है, एक सम संख्या आ रही है, और यहाँ पे जो x1 का मान भी हमारे पास एक सम संख्या है, और यहाँ पे जो x2 का मान भी वो एक सम संख्या है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम fx1 बराबर fx2 लेकर चलते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x1 और x2 दोनों सम संख्या है, इसलिए हम लोग फलन की ये वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x - 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x1 - 1 बराबर x2 - 1। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x1 बराबर x2, यानी कि हमारे पास इसके लिए भी हमारा जो फलन है वो एक की फलन हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू यदि सम संख्या लेते हैं तो भी हमारा फलन क्या आ जाएगा, एक की फलन आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं हमारा जो फलन है वो आच्छादी है या नहीं। आच्छादी होने के लिए हमारे पास जो परिसर के प्रत्येक अवयव है उसका प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ये हम लोग यहाँ पर एक का प्रतिबिंब देखते हैं, तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर f1, यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर रहे हैं। 1 क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या इसलिए हम लोग फलन की ये वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यदि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f1 बराबर आ जाएगा 1 + 1 बोले तो 2 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि हमारे पास 1 की इमेज क्या आ गई, 1 का प्रतिबिंब क्या आ गया हमारे पास, 1 का प्रतिबिंब हमारे पास 2 आ गया। अब हम चेक करते हैं हमारे पास 2 का प्रतिबिंब क्या होगा। 2 का प्रतिबिंब यानी कि हम यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x था, तो यहाँ पे 2 है तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 बराबर 1, यानी कि 2 का प्रतिबिंब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का प्रतिबिंब हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं 3 का प्रतिबिंब क्या होगा। 3 का प्रतिबिंब हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि एक विषम संख्या है, विषम संख्या इसलिए हमारे पास कौन सा फलन यूज़ करना पड़ेगा, हमको ये वाला फलन यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि हमको यहाँ पर 3 रखें तो हमारे पास 3 रखना पड़ेगा यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 1 बराबर 4 आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं 4 का प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पे 4 एक क्या है, सम संख्या, इसलिए हम लोग ये वाला फलन का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 1 बराबर 3, यानी कि हमारे पास 3 का प्रतिबिंब आ गया 4, और 4 का प्रतिबिंब हमारे पास आ गया 3। वैसे हमारे पास जो प्रत्येक अवयव है उसके भी ऐसे प्रतिबिंब आ जाएंगे, 5 का जाएगा 6, 6 का जाएगा 5, ऐसे हमारे जो प्रत्येक अवयव होंगे किसके, परिसर के, उसका प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होगा, इसलिए हम लोग इस फलन को एक आच्छादी फलन बोलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो यदि 1 है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पे जो विषम संख्या का जो प्रतिबिंब है एक सम संख्या आ रही है, यानी कि हम लोग यदि फलन में एक विषम संख्या लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, परिसर में एक सम संख्या आएगी। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक विषम संख्या के लिए, मतलब विषम संख्या को हम लोग 2r + 1 से प्रदर्शित कर सकते हैं। 2r + 1 मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर यदि कोई भी वैल्यू रखें, आर की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रखें, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर एक क्या आएगी, एक विषम संख्या आएगी। और यदि विषम संख्या का जो हमारे पास जो प्रतिबिंब आ रहा है क्या आ रहा है, एक सम संख्या आ रहा है, और सम संख्या को हम लोग किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, 2r + 2 से, यानी कि एक सम संख्या है। आप यहाँ पे कोई वैल्यू रखिए आर की, आपको एक सम संख्या ही मिलेगी, यानी कि हम यहाँ पर यानी कि संबंध में हम लोग एक कोई भी सम संख्या रख रहे हैं तो हमको एक सम संख्या मिल रही है। वैसे यदि हम लोग यहाँ पे फलन में कोई भी सम संख्या रखते हैं, मतलब 2r क्या एक सम संख्या है, तो हम लोग को फलन में क्या मिल रही है, एक विषम संख्या मिल रही है, मतलब हमको 2r - 1 मिल रहा है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे r के प्रत्येक वैल्यू के लिए जो भी मान यहाँ पे आएगा एक विषम संख्या आएगा, और यहाँ पे जो 2r है क्या एक सम संख्या है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो फलन है एक आच्छादक फलन है। क्वेश्चन 13 में हमको सिद्ध करना है कि हमारे पास जो फलन दिया हुआ है वो आच्छादक तो है, यहाँ जो f है 1 2 3 से 1 2 3 में आच्छादक तो है, पर ये जो फलन है वो सदैव एक भी होता है, हमको सिद्ध करना है। हमारे पास दिया हुआ है जो फलन है वो आच्छादक है,
जो फलन है वो 1 2 3 से 1 2 3 में परिभाषित है। इसको एक एक ही प्रूव करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक एक ही नहीं है, यानी कि हमारे पास ऐसे दो अवयव होंगे कहाँ पर, प्रांत में, जिसके जो प्रतिबिंब है वो समान होंगे कहाँ पर, परिसर में। तो हमारे पास 3 का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक अवयव बच गया है, पर यहाँ पर जो 3 है उसका यहाँ पर प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं। पर हमने क्या माने थे, हमको क्या दिया था, फलन क्या है, आच्छादक है। पर यदि आच्छादक है तो हमारे पास प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होगा, यानी हमने जो माने थे कि 2 अवयव के सेम प्रतिबिंब होंगे वो गलत है। इसलिए यहाँ पे जो प्रत्येक अवयव होगा सबका यहाँ पे सिंगल प्रतिबिंब होगा। इसलिए यदि फलन एक आच्छादी फलन है तो एक ही फलन भी होगा। क्वेश्चन 14 में हमको जो फलन दिया हुआ है, एक ही फलन दिया हुआ है, हमको इसको आच्छादक प्रूव करके लाना है। क्योंकि फलन एक ही फलन है, इसलिए इस प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में सिर्फ एक ही प्रतिबिंब होगा। तो हमें हमारे पास परिसर में कोई ऐसा अवयव नहीं छूट रहा है जिसका इस प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो। तो यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं ये एक आच्छादी फलन भी होता है, यानी यदि ये फलन एक ही है तो आच्छादक भी होगा। अगले वीडियो में हम लोग 1.2 के प्रश्नावली के सॉल्यूशन देखेंगे। चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।